everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying very interesting topic for your upcoming UPSC prelim examination, that is aquatic ecosystem. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here is a small announcement, dear students. Unacademy has launched Daily T20 Current Affair Free Test Series for the month of December 2020, wherein you will be able to solve current affairs based divisionary MCQ daily at 7:30 pm, thereby reducing your chances of losing marks in prelims 2021 and 2022. The questions are created by top Unacademy educators, and also you will be getting detailed analysis of the solutions in the Qs by Atis Mathur sir. The test will be taken at 7:30 pm, through which you can daily revise your current affair preparations. Download the Unacademy Learning app, sign in or register yourself, set the college UPSC CSE, and click on the link that is given below. Use code ARPITA10 to unlock all the plus features on the app for free. Now moving towards our topic, that is aquatic ecosystems. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें बेसिकली हम लोग 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। देन उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे लेक इकोलॉजी के बारे में, फिर उसके बाद से यूट्रोफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एंड फाइनली हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स और वेटलैंड्स इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स हम हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंस एंड बहुत ही, अगर आप इसके कंसेप्ट समझ गए तो बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर आपसे सिंपली बोलो कि आप एक्वेटिक इकोसिस्टम से समझते क्या है, जैसे अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करो तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, जब लैंड पे बहुत से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉर्म होता है। वैसे ही अगर आपसे मैं बात करूँ एक्वेटिक इकोसिस्टम का, तो एक्वेटिक मतलब क्या है, वाटर बॉडीज, मीन्स वाटर बॉडीज जहाँ पे मेन हैबिटेट क्या है, वहाँ पे वाटर बॉडी है, वाटर के आसपास जहाँ पे हमारा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, वाटर के अंदर क्रिएट होता है, दैट विल बी नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम। और सिंपली एक टर्म में आप कह सकते हैं इकोसिस्टम इन ए बॉडी ऑफ वाटर, मीन्स वाटर। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सी, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, एस्चुरीज, वेटलैंड्स, दिस ऑल आर एक्वेटिक इकोसिस्टम। वाई? क्योंकि ये सारे जो है इसका मेन इसमें हैबिटेट कौन है, वाटर, और वाटर के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो वो रह रहे हैं। रिवर जैसी में बात करें तो सी और ओशन, यहाँ पे लैंड आपको नहीं दिखाई देंगे, यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, वाटर दिखाई देगा। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली साल्ट कंटेंट और सैलिनिटी के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। अगर आप देखते हैं साल्ट कंटेंट के बेसिस पे, तो इकोसिस्टम को 4 भाग में कैटेगराइज किया है। पहला जो है वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, 3 भाग में। पहला जो है वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा है मैराइन वाटर इकोसिस्टम या मैराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एंड थर्ड इज द ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। बेसिकली ये तीनों जो है इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, यहाँ से हम लोग वाटर पी भी सकते हैं और फ्रेश भी होता है। यहाँ पे सैलिनिटी बहुत ही कम होती है। यहाँ पे जो सैलिनिटी होती है वो लेस देन 5 ppt होती है, मीन्स पार्ट पर 1000। जैसे कि एग्जांपल आप क्या लग सकते हैं, जहाँ से आप पानी पी सकते हैं, लेक्स, पूल्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, हैंड पम्प्स, ये सारी क्या हो गया, हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया। वैसे जो दूसरा होता है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। ये जो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है इसकी सैलिनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आपकी सैलिनिटी क्या थी, सबसे कम थी, वाइल जब का ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है यहाँ पे सैलिनिटी की मात्रा जो है थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे कि आप बात कर सकते हैं एस्चुरीज जो होते हैं, मैंग्रोव स्वयं या फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको सैलिनिटी थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू लेक्स एंड पूल्स या स्ट्रीम्स, रिवर जो भी होते हैं। वाइल जो थर्ड होता है दैट इज मैराइन इकोसिस्टम, यहाँ पे मैराइन इकोसिस्टम में सैलिनिटी की मात्रा जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 35 ppt, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि सी और ओशंस होते हैं वहाँ पे साल्ट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, हम उसके पानी को नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जो इकोसिस्टम फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैराइन इकोसिस्टम। अब हम लोग देखते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो बेसिकली हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम से वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनकी क्लासिफिकेशन उनके लोकेशन के बेसिस पे कि वो किस जोन में ऑकर करते हैं, उस बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली 5 डिवीजन से आप अगर फिगर से समझेंगे तो ईजिली समझ में आएगा। जैसे कि पहला जो है वो है नियोस्ट्रन, दूसरा जो है वो है
पेरिफाइटोन्स, तीसरा है प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स के अंदर भी जो दो आ जाते हैं, पहला हमारा फाइटोप्लैंक्टॉन्स आ जाता है और दूसरा जो है वो हमारा जूप्लैंक्टॉन्स आ जाते हैं। फिर चौथा जो है वो है नेक्टॉन्स एंड पांचवा जो है बेंथोस। अब होता क्या है, बेसिकली जो नियोस्टॉन्स होते हैं ये सबसे ऊपरी सतह पे होते हैं वाटर के, मीन्स फ्लोटिंग जो ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई देते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो क्या होते हैं, नियोस्टॉम्स। ये एयर और वाटर दोनों के इंटरफेस पे पाए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, पेरिफाइटोन, इस जस्ट बिलो होता है नियोस्टॉन के। मीन्स तो मान लीजिए कोई वहाँ पे पेड़ है आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो जो उसके लीव्स होते हैं या फिर जो उसके स्टिम्स होते हैं वहाँ पे हमारा पेरिफाइटोन्स पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इमेज आपको दिख रहा है कि पेरिफाइटोन्स का इमेज दिख रहा है। तीसरा जो होता है प्लैंक्टॉन्स। बेसिकली जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं ये बोथ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी होते हैं और वो प्लांट्स भी होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जूप्लैंक्टॉन्स, वाइल जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, जो जस्ट उसके बाद का जो रीजन होगा पेरिफाइटोन्स के, ये हमारे जूप्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स का रीजन होगा। चौथा जो होता है नेक्टॉन्स। बेसिकली जो नेक्टॉन्स होते हैं वो एक्वेटिक सिस्टम के वो ऑर्गेनिजम्स जो स्विम करते हैं, जैसे जो फिशेस होती हैं, दे आर नेक्टॉन्स। एंड फाइनली जो होते हैं वो होता है बेंथोस। कि बेंथोस तो है दे आर लाइक डिकम्पोजर्स। तो सबसे बॉटम में जो वहाँ पे आपको ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज दिखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम से, दे आर बेंथोस। अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं या एक्वेटिक हैबिटेट के प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखे थे कि जो हमारा बेसिकली वाटर टेम्परेचर और जो मॉइस्चर है ये लिमिटिंग फैक्टर है जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। वैसे ही एक्वेटिक इकोसिस्टम की अब बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बेसिकली जो हमारा सनलाइट है और ऑक्सीजन है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स है जो पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम का उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर सनलाइट नहीं आती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो वहाँ की जो एनिमल्स, वहाँ पे जो भी स्पेसीज है वो डाइज कर जाएंगे। वैसे अगर ऑक्सीजन भी उन्हें प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो डाई कर जाएंगे और पूरा हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो सनलाइट मतलब क्या, सनलाइट से क्या समझ सकते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि जब वाटर है तो वाटर पे अगर ग्रीन प्लांट्स है तो उसके हेल्प से हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में सनलाइट अंदर आएगी। पर एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ से सनलाइट आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूरा बोल सकते हैं कि परत लेयर बन जाता है जिस लेयर के अंदर सनलाइट नहीं पहुँच पाती और वहाँ पे कुछ डिकम्पोजर्स जो लास्ट में ये बैंथोस है उस टाइप के एनिमल्स दिखते हैं या जो स्पेसीज दिखते हैं हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो जहाँ तक हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में सनलाइट पहुँच पाती है उसको क्या बोलते हैं, एक्वोटिक जोन। और उसके बाद जो एरिया जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती उसको क्या बोलते हैं, अफोटिक जोन्स। मीन्स आप बोलते हैं कि जहाँ पे बैंथोस रह रहे हैं यहाँ पे सनलाइट नहीं जा रही है, वो कौन सा रीजन हो गया, अफोटिक जोन्स। जो जूप प्लैंक्टॉन्स है या फाइटो प्लैंक्टॉन्स है बेसिकली मोस्ट ये सब ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, फोटिक जोन्स में पाए जाते हैं। दूसरा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिजॉल्व ऑक्सीजन्स। ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन, जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे वाटर में डिजॉल्व हुए रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन डिटरमाइन करते हैं कि स्पेसीज जो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन जो है हर स्पेसीज, हर लिविंग बीइंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। और ये चाहे एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो हर जगह ऑक्सीजन जो है इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे एनिमल्स अच्छे से सर्वाइव करेंगे, वहाँ पे स्पेसीज भी अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और साथ साथ अगर ट्रांसपेरेंसी मीन्स सनलाइट जो आ रही है, सनलाइट अगर अच्छे से आ रही है, अगर ट्रांसपेरेंसी अच्छे से है तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो है ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। और लास्ट जो है वो कौन सा, आप बोल सकते हैं ये दोनों जो है ये अदर फैक्टर्स है, ट्रांसपेरेंसी एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होता है तो पूरे ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक इकोसिस्टम के पूरी उनकी लिविंग स्टाइल ही चेंज हो जाती है। क्योंकि उनकी जो रहने की क्षमता है वो उसी तक है और जैसे ही उसका टेम्परेचर चेंज होगा अदर स्पेसीज आ जाएंगे या फिर वहाँ के जो स्पेसीज है वो डाइड हो जाएंगे। तो ये सारे जो क्या हमारे लिमिटिंग फैक्टर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सनलाइट एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेक इकोलॉजी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये लेक होते क्या है। बेसिकली लेक कुछ नहीं है जहाँ पे आपको स्टैंडिंग बॉडी, जनरली जैसे जहाँ पे एक ऐसा एरिया है उसके अंदर वाटर है और उसके आसपास में बहुत से पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम दिखाई दे रहे हैं। तो और बीच में आपको वाटर सराउंड, मतलब बीच में पूरा वाटर है तो वो मिलकर क्या ए लेक इकोलॉजी फॉर्म कर देता है। या आप बोल सकते हैं एनी बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर। जैसे कि ये जो आपको इमेज दिख रहा है किस चीज़ का इमेज दिख रहा है, लेक का इमेज दिख रहा है। लेक मतलब क्या, झील का इमेज। और हमें पता है कि लेक्स होती है यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रेश वाटर भी दिखते हैं
और नॉर्मल आप बोल सकते हैं ब्रैकिश वाटर भी थोड़ा बहुत दिख सकता है, पर मैराइन वाटर जो है यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे पूरी सैलिनिटी दिखाई देती है। लेक के वाटर को हम लोग पी भी सकते हैं, अगर अच्छी लेक है तो वहाँ पे सैलिनिटी कम है तो। अब होता है क्या कि एजिंग कैसे होती है लेक्स की, तो ये जो लेक्स होते हैं ये बहुत से जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से इनकी फॉर्मेशन होती है। जैसे कि सोil का मतलब सपोज अगर हिमालय से आपकी रिवर ऐसे फ्लो करते हुए आ रही है तो इरोजन भी हो रहा है, और आते आते हो सकता है कि कुछ वाटर जो है वो रिवर में चल जाए और कुछ एक जगह इकट्ठा हो जा रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है, जियोमॉर्फिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस से होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे लेक्स की फॉर्मेशन है वो बेसिकली जियोमॉर्फिक इवेंट से और जियोलॉजिकल इवेंट से होती है हर टाइम टू टाइम। होता क्या है बेसिकली जो लेक्स होते हैं इनका सोर्स क्या होता है, इनके अंदर जो वाटर रहती है उसका मेन सोर्स क्या होता है, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, और बोल सकते हैं सरफेस रनअप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हम वाटर का लेक के लिए। इसमें एक टर्म आता है नेचुरल एंड कल्चरल यूट्रोफिकेशन। इस टर्म के बारे में हम लोग देखेंगे जब यूट्रोफिकेशन पढ़ेंगे तब। उससे पहले हम लोग लेक इकोलॉजी जो इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में लेक्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं, क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में जानना हमें ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लेक्स होते क्या हैं, फिर मैं आपको बताया कि लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, और ये लेक्स में जो वाटर आते हैं वो कैसे आते हैं। अब अगर आप इंडिया में बात करें तो बेसिकली इंडिया में लेक्स कहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ से वाटर ओरिजिनेट होता होगा या ओरिजिनेट होते हुए आता होगा और कहीं वहाँ इकट्ठा हो जाता होगा, वहाँ पे आपकी लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बेसिकली नेचुरल लेक्स जो इंडिया में है वो कहाँ पे हो सकते हैं, हिमालयन रीजन्स में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर का सोर्स अच्छा खासा है। वहाँ पे नेचुरल वाटर मतलब नेचुरल वाटर डायरेक्ट का बोल सकते हैं, ग्राउंड वाटर जो है अच्छे से आएगी तो वहाँ पे लेक्स में वाटर आएगा और वहाँ पे लेक्स की फॉर्मेशन होगी। दूसरा क्या कि जो इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स है इनके फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पे आपको लेक्स की फॉर्मेशन दिखती है। अब बताए फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, तो जो रिवर्स है उनके आसपास की जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स होते हैं, और यहीं पे आपको छोटे छोटे लेक्स फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ रिवर्स जो है ऐसे जो वहाँ से एक रास्ता बन जाए और इरोजन होते होते यहाँ पे पानी एक जगह इकट्ठा हो गए और जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस से फिर वैसे एक लेक्स की फॉर्मेशन हो जाए। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमारे इंडिया में एक ऐसा लेक है जो सबसे पुराना माना जाता है इंडिया में। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि अब 3000 ईयर्स अगो पहले का ही वो लेक्स का फॉर्मेशन है, बट दैट इज़ द मेन मेड लेक। और वो जो लेक है कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में। गुजरात का कौन सा लेक है, सुदर्शन लेक जो है दैट इज द ओल्डेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। ऑल्सो जो हमारे इंडिया में है, इंडिया में भी लेक्स की क्लासिफिकेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट। अगर आप सैलिनिटी के बेसिस पे देखें तो इंडिया में दो तरह के हो सकते हैं, या तो ब्रैकिश हो सकते हैं या फ्रेश वाटर हो सकते हैं। यहाँ पे मेराइन लेक्स तो नहीं दिखाई देंगे। मैंने बताया कि लेक्स जो है यहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल होगी, उससे हम पानी पी भी सकते हैं और थोड़ी बहुत उसमें सैलिनिटी की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि अगर हिमालयन रीजन से वो आ रहा मतलब आप बोल सकते हैं सी और ओशन से कहीं से वाटर आते आते कहीं अचानक से जाके वो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो माइट पॉसिबल कि वहाँ पे थोड़ी सैलिनिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो ब्रैकिश लेक हो जाएगा। और जहाँ पे एकदम वाटर फ्रेश है रिवर से कहीं आके हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रेश वाटर लेक की फॉर्मेशन होगी। अब आता है दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट, कि जो लेक्स हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कितनी है। इस बेसिस पे इंडिया में 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है लेक्स को। पहला कौन सा है, ओलिगोट्रॉफिक, दूसरा जो है मेसोट्रॉफिक एंड तीसरा है यूट्रोफिक। आप टर्म से नहीं समझ सकते, ओलिगोग्राफिक मतलब जिसकी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है बहुत कम होगी, मेसो मतलब मॉडरेट वहाँ पे आपकी न्यूट्रिएंट होगा, वाइल जो यूट्रोफिक है वहाँ पे हाईली न्यूट्रिएंट्स रिच होगा, मतलब वहाँ पे न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यूट्रोफिक जो लेक्स होते हैं, जैसे कि अगर आपसे सिंपली बात करो कि कहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो जहाँ पे न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स क्या कि जो ओलिगोट्रैकिक जो आपका लेक्स होते हैं वहाँ पे आपको सैलिनिटी जो है बहुत ही कम दिखेगी। क्यों, वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है आपको बहुत ही कम दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट की मात्रा जो है वो बहुत कम है। वाइल यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी इस लेक्स के आसपास दिखती है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इंडिया की जो पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो लेक्स ही है, और उस लेक का नाम क्या है, अमीनपुर जो लेक है दैट इज लोकेटेड इन तेलंगाना। इट इज़ द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हेरिटेज साइट होते क्या है। जो हेरिटेज साइट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका इंपॉर्टेंस ही बहुत ज़्यादा है। ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करते हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में देखिए तो बहुत से ऐसे हेरिटेज साइट्स जो हैं, बहुत से लोकेशन ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सा है, अमीनपुर लेक दैट इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना।
अब दूसरा जो टॉपिक है वो है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का सिंपली मतलब क्या होता है, पहले इसको आप ब्रेक कीजिए। यूट्रो, या आप बोल सकते हैं यूट्रोफिया। यूट्रोफिया का सिंपली मतलब ही क्या होता है, जो यूट्रोफिया है इसका सिंपली मतलब होता है एडिक्वेट एंड हेल्थी न्यूट्रिएंट्स। मीन्स वाटर में एडिक्वेट और हेल्थी न्यूट्रिएंट्स का एडिशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेज या फर्टिलाइजर्स, तब जाके उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। पर ये तो अच्छा है कि उसमें एडिक्वेट एंड हेल्थी न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहा है, बट एक टाइम्स ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा अगर उसमें आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं, जैसे कि नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स जो है, ये बेसिकली आपके आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका एडिशन होता है थ्रू फर्टिलाइजर्स एंड सीवेज। एंड ये जो फर्टिलाइजर्स, ये किस तरह फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, पर इनकी जब मात्रा बढ़ती जाती है, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जब तेज हो जाता है, तब ये कारण बन जाता है डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। मतलब यूट्रोफिकेशन तो अच्छा है, पर लिमिटेड, इसकी लिमिटेशंस रहनी चाहिए। ज़्यादा अगर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स आप ऐड कर रहे हैं तो उसका नुकसान होगा। जैसे कि आप एग्जांपल ही ले सकते हैं कि अगर आपको भूख लगी, आप खाना खाएं, आप भूख से ज़्यादा खा लेंगे तो फिर आपको पता है कि क्या होगा। तो वही होता है यहाँ पे यूट्रोफिकेशन के भी केस में, कि अगर यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी, ज़्यादा नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स ऐड कर देंगे, तो फिर वहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ये जो है बेसिकली, ये कैसे फॉर्मेशन, यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस कैसी होती है, लीचिंग जब होता है फॉस्फेट्स का या नाइट्रोजन्स का, बेसिकली ये दोनों कहाँ पे पाए जाएंगे, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं एग्रीकल्चरल लैंड से, जब लैंड या बोल सकते हैं वाटर या फिर लेक्स, कोई भी लेक्स हो या रिवर्स हो, वहाँ से जब आपकी फर्टिलाइजर्स का भी रैन हुआ तो वो लोग ऐसे फ्लो करके वाटर जाएगी, तो क्या होगा कि वहाँ पे वो साथ साथ में किसी ऐसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाके गिर जाएगी, जो कि उसको डिग्रेडेशन में कन्वर्ट करने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा में ऐड हो जाएगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो जब ग्रीन अलगाई की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो वो बेस्ट आइडेंटिफिकेशन देता है कि यूट्रोफिकेशन के यहाँ पे प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। एंड फाइनली एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वहाँ पे आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम का डिप्लेशन होता है। अगर आप प्रोसेस में देखें तो आपको ये जो प्रोसेस है, ये आपका यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है। वैसे तो सनलाइट आ रही है, अच्छा खासा यहाँ पे बैलेंस सब कुछ है, पर वहीं जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स इनपुट इसमें ऐड होते जाएंगे तो अलगल ब्लूम की फॉर्मेशन होगी। मीन्स अलगाई की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब अलगाई की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एक लेयर फॉर्म हो जाएगा, और उस लेयर फॉर्म होने की वजह से सनलाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो नीचे के जो एनिमल्स है वहाँ पे आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो वो डाई करने लगेंगे और वहाँ पे डिकम्पोजिशन भी कम होने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है पूरी तरह से डिग्रेडेट कर जाएगी। इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट में समझेंगे ये कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ है या अनट्रीटेड स्वेज वो आएंगे आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या लेके आएंगे, न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन, जैसे कि आपका नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। जब वो उसमें ऐड होंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो वहाँ पे आपकी अलगाई की ग्रोथ होगी, और अलगाई की जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी तो वो क्या क्रिएट करेगा, एल्गल ब्लूम। अलगल ब्लूम जो होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन अलगाई का इंक्रीज कर जाता है, तब जाके अलगल ब्लूम का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा तो एक आपका लेयर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और जब ये लेयर फॉर्म होगा तो सनलाइट की पेंट्रेशन कम हो जाएगी। जब सनलाइट की पेंट्रेशन कम हो जाएगी तो अंदर के जो प्लांट्स है उसके नीचे की, वो क्या करने लगेंगे, मरने लगेंगे। वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो नहीं पाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो उस वक्त टाइम कैसा क्रिएट हो जाएगा, सिचुएशन जो होगा वो एनॉक्सिया का कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, और सारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो डाई करने लगेंगे, और फाइनली आपका जो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो डिग्रेडेशन इसका शुरू हो जाता है। इसलिए यूट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको लिमिटेड टाइम तक और लिमिटेशन की तरह हो रहा है तो अच्छा, इससे ज़्यादा होगा तो फिर नुकसान होने लगेगा। हम आता है कि यूट्रोफिकेशन में, कि यूट्रोफिकेशन की टाइप्स कितनी होती है। तो बेसिकली यूट्रोफिकेशन की टाइप्स देखिए तो दो होती है, एक नेचुरल और एक मैन मेड। मतलब अगर हमारे वजह से कुछ ऐड हो रहा है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो वो हो गया मैन मेड। और अगर नेचुरली वो ऐड हो रहा है तो वो नेचुरल यूट्रोफिकेशन हो गया। अब आता है यूट्रोफिकेशन के सोर्सेज क्या है, तो दो सोर्सेज होते हैं। पहला होता है पॉइंट सोर्स, एंड दूसरा जो होता है वो होता है नॉन पॉइंट सोर्स। ये जो पॉइंट सोर्स होते हैं कि डायरेक्टली अगर आप आपका कोई भी चीज़ है उसको डायरेक्टली जाके आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में डाल दिए तो आपका पॉइंट सोर्स हो गया। वहीं नॉन पॉइंट सोर्स क्या होगा कि बहुत से प्रोसेस से जा रहा है टेम्पोरली और बहुत ज़्यादा अलग अलग रास्ते से जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। साथ साथ में यूट्रोफिकेशन के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, प्रॉब्लम क्या है, नॉन पॉइंट सोर्स जो है ये यूट्रोफिकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम है। एंड पॉइंट सोर्स जो है बेसिकली डायरेक्ट अगर आप कोई चीज़ ला के डाल देते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो वो आपका पॉइंट सोर्स होता है।
अब देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं यूट्रोफिकेशन के। तो पहला जो इफेक्ट है वो क्या करेगा, इसकी वजह से चेंज इन इकोसिस्टम होगा। क्यों होगा, आपको मैंने वहाँ पे बताया कैसे हमारे इकोसिस्टम जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिग्रेडेशन होगी। दूसरा क्या होगा कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगा। कैसे, क्योंकि वहाँ पे स्पेसीज मर रहे हैं, एक दो बचेंगे जो जिनके पास मतलब उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत ही है, वो बिना सनलाइट के रह सकते हैं, वो सब बचेंगे। ऑल्सो होगा क्या कि जैसे ही वहाँ पे आपके इकोसिस्टम में चेंज दिखाई देगा, उस वहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज दिखाई देगा, तो वहाँ पे न्यू स्पेसीज का इन्वेशन होगा। मतलब क्या कि वो लोग उनके लाइक सराउंडिंग वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो वो आने लगेंगे और वहाँ के एनिमल को मारने लगेंगे, और इस साथ आपकी बायोडाइवर्सिटी भी है वो डिक्रीज करने लगी, और साथ साथ टॉक्सिसिटी है वो भी इंक्रीज करेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है आपके पूरे इकोसिस्टम में, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, सनलाइट नहीं आ रही है, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पे टॉक्सिसिटी जो है क्रिएट आता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसकी सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो होगी ही, हम लोग नेचुरल भी हो रहा है, देख रहे हैं मैन मेड भी हो रहा है, हम लोग अपने हाथों से फर्टिलाइजर्स स्वेज ये सारी काम कर रहे हैं, और मैन मेड भी नेचुरल हो रहा है। तो इसके मिटिगेशंस और पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। पहला मिटिगेशन क्या है, रिपेयरिंग बफर। दूसरा क्या कि जो वाटर बॉडी और लैंड है, इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस बनाना चाहिए कि जो भी पोल्यूशन आ रहा है वो फिल्टर, जो भी वेस्टेज आ रहा है वो अच्छे से एक जगह इकट्ठे हो जाए, ना कि वो पूरी तरह से डायरेक्ट आके एक्वेटिक इकोसिस्टम में ड्रेन हो। साथ साथ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी न्यूट्रिएंट्स या सेडिमेंट्स है वो कुछ मात्रा तक ही हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाए, और उनको क्या करना चाहिए, बफर जोन में क्रिएट करना चाहिए इंस्टीड ऑफ डिपोजिटिंग देम इनटू द वाटर और एक्वेटिक इकोसिस्टम। साथ साथ क्या कि नॉन पॉइंट, आपको मैंने भी बताया कि नॉन पॉइंट पॉल्यूशन जो है उसको कम करने की, या नॉन पॉइंट जो सोर्स है जो पॉल्यूशन है इसको कम करने की, क्योंकि पॉइंट सोर्स है वो तो डायरेक्ट से आ रहा है, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है। ज़्यादा इफेक्ट किसका दिखता है, नॉन पॉइंट पॉल्यूशन का। साथ साथ में क्या, नाइट्रोजन टेस्टिंग एंड मॉडलिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह से करना चाहिए कि फर्टिलाइजर्स की मात्रा जो है अच्छी हो, और वहाँ पे मतलब जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं यूट्रोफिकेशन की, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस ज़्यादा हो रही है, उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। साथ साथ ट्रीटमेंट ऑफ रन ऑफ फ्रॉम स्ट्रीट्स। ऑल्सो अगर आप पॉलिसीज़ की बात करें तो पॉलिसीज़ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ क्या है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। बेसिकली जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप लोगों को अवेयर करते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि इसकी इफेक्ट क्या होगी हमारे इकोसिस्टम में, क्योंकि स्वाभाविक बात है अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आ रही है, वहाँ के अगर एनिमल्स को कोई बीमारी हो रही है, तो अगर हम लोग फिश को खाते हैं तो हमें भी होगी। तो ये लोगों को अवेयर करना चाहिए कि कैसे यूट्रोफिकेशन जो है हमें भी अफेक्ट कर रही है इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम के साथ साथ ह्यूमन बींग्स को भी। अदर जो स्पेसीज है जो उसमें से वाटर लेंगे, मतलब जो भी एनिमल्स है वो वाटर जाके उस लेक से या रिवर से पियेंगे तो उनको इफेक्ट होगी। फिर अगर उस एनिमल को कोई और खाता है या उसको कोई हार्म करता है तो फिर वहाँ पे इफेक्ट होगी, तो इसकी वजह से पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये लोगों को अवेयर कराना, साथ साथ रिसर्च एंड मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, फिजिकल एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, साथ साथ इकोसिस्टम की प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन, ये सारी जो काम है हमारे इकोसिस्टम में करने चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्मफुल अलगल ब्लूम्स। अभी अलगल ब्लूम की फॉर्मेशन कैसी होती है वो मैंने आपको बताया कि बेसिकली अलगल ब्लूम की फॉर्मेशन कैसी होती है, जब यूट्रोफिकेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो अलगाई है या फाइटोप्लैंक्टन से, ये क्या होता है, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कोस्टल वाटर्स के आसपास और कोस्टल वाटर के बीच में नेचुरली पाए जाते हैं। ये बेसिकली इनका सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या करते हैं कि अदर तो यहाँ पे स्पेसीज हैं उनके लिए फूड बन जाते हैं। मीन्स फाइटोप्लैंक्टन्स तो एक तरह से आप बोल सकते हैं प्लांट्स की तरह है, तो ये ग्रीन प्लांट्स की तरह होता है, तो ये जो वहाँ पे अदर जो प्लांट्स हैं उनके लिए एक सोर्स बन जाता है, उनके लिए फूड बन जाता है। बट जैसे जैसे इनमें इंक्रीजमेंट होती है, यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी, तब जाके एल्गल ब्लूम की फॉर्मेशन होती है। और ये एल्गल ब्लूम इतने ज़्यादा में बढ़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा में बढ़ जाता है तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम बन जाता है, और ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो है पूरे इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जब ये आएंगे तो जो भी फिश है या बर्ड्स है, मैराइन मैमल्स हैं, वो ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक गैसेस वहाँ से रिलीज़ करते हैं कि उनके अंदर जाते हैं, या ऑक्सीजन अगर रिलीज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से वो डाई भी हो सकते हैं। दैट्स वाई इसका नाम ही क्या है, हार्मफुल अल्गल ब्लूम। सारे अल्गल ब्लूम्स हार्मफुल नहीं होते हैं, बट अगर वो टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ करने लगते हैं तब वो हार्मफुल गैस अल्गल ब्लूम बन जाते हैं।
और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट मीन्स न्यूट्रोफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो। अब बात है कि ये जो आपका अल्गल ब्लूम्स है वो दिखते कैसे, ये जो आपका इमेज दिख रहा है ये बेसिकली अल्गल ब्लूम्स का ही पार्ट है। अगर एक दो इसमें ग्रीन ग्रीन दिखता है तो वो तो अलगा ही होता है, बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो अल्गल ब्लूम है, और इससे भी बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से नीचे की स्पेसीज जब इफेक्ट करने लगती है तब जाके पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर देता है और नीचे के जो एनिमल्स है वो डाई करने लगते हैं। साथ साथ जो ऊपर के एनिमल्स इसको टच करेंगे उनको भी पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा और वो भी डाई करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेटलैंड इकोसिस्टम। सबसे पहले समझते हैं वेटलैंड का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो हमारा एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन होता है उसी को हम लोग वेटलैंड बोलते हैं। और जो इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलैंड इकोसिस्टम। ये जो आपका दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, बेसिकली आसपास का जो है ये वेटलैंड इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आपको देख रहा है कि आपको वाटर भी दिख रहा है और लैंड भी दिख रहा है, तो जहाँ पे ट्रांजिशन है इन दोनों के बीच वो क्या हो गया, वेटलैंड इकोसिस्टम। या आप क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ मार्स और पिटलैंड्स विद वाटर दैट इज स्ट्रीटेड और फ्लोइंग फ्रेश ब्रेकिस इंक्लूड्स एरियाज ऑफ मेराइन वाटर। ये जो सारी एरियाज है ये वेटलैंड इकोसिस्टम्स होता है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पे इनकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। मीन्स ना ही तो ये लैंड है और ना ही वाटर है, तो ज़्यादा ये ना तो गहरा होगा और ना ही ज़्यादा यहाँ पे लैंड की मात्रा होगी। अब बताए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेटलैंड्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि चारों तरफ से देखिए तो वाटर ब्लॉक्ड होता है, चारों तरफ से वाटर से कवर हुआ रहता है, साथ साथ में वहाँ पे आपको वाटर के साथ साथ यहाँ पे लैंड भी दिखेगा, साथ साथ यहाँ पे अडॉप्टेड प्लांट लाइफ दिखेंगे दैट इज हाइड्रोफाइट्स। एंड जो सोल्स होते हैं दे आर हाइड्रिक दैट इज नॉट इनफ अवेलेबल फॉर सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, कुछ प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे कि देखेंगे पीरियोडिक फ्लडिंग होती है, क्योंकि कभी यहाँ पे पानी आता है कभी नहीं आता है, तो कभी पानी की मात्रा यहाँ पे बढ़ती है कभी घटती रहती है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स और क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली जो वेटलैंड्स है उसकी क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे है, पहला है इनलैंड वेटलैंड और दूसरा है कोस्टल वेटलैंड्स। इनलैंड वेटलैंड्स जो है वो भी दो कैटेगराइज में डिवाइड हो जाता है, पहला नेचुरल और दूसरा मैन मेड। तो जो वेटलैंड्स नेचुरली अपने आप ही क्रिएट हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे नेचुरल वेटलैंड्स। वाइल जो ह्यूमन बींग्स क्रिएट किए हैं वो हो जाएगा हमारा मैनलैंड। मैनमेड में क्या क्या आ जाएगा आपका, रिजर्वेयर, स्टेंग्स, वाटर लॉक्ड, एस पॉन्ड्स, ये सारे क्या हो गए मैनमेड। और नेचुरल में हमें पता है कि लेक्स, ऑक्सबाउ लेक्स। ऑक्सबाउ लेक्स बेसिकली क्या होते हैं, जब रिवर फ्लो करती है और कुछ एक जगह कहीं पे पानी जाके इकट्ठा हो जाता है और जैसे ऑक्स के पीछे का जो एरिया होता है उस टाइप का फॉर्म हो जाता है, वो होता है हमारा ऑक्स बाउलेक्स। या सीजनल या फिर स्वैम्प मार्सी जो एरियाज हैं दे आर नेचुरल वेटलैंड्स। दूसरा जो होता है कोस्टल। कोस्टल में भी कोस्ट मतलब कोस्ट के आसपास जो रीजन है वहाँ पे जब वेटलैंड्स फॉर्म होते हैं तो दे आर कोस्टल वेटलैंड्स। इसमें भी दो आ जाते हैं, पहला है नेचुरल एंड दूसरा है मैनमेड। नेचुरल में ये सारे हैं लगून्स, एस्चुरीज, क्रीक्स, इन सबके बारे में हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे। वाइल जो मैनमेड्स होते हैं वो एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर या सार प्लांट्स, दे आर द मैनमेड वेटलैंड्स। अब देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो दिस इट इज द हैबिटेट ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फौना। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए साथ साथ प्लांट स्पेसीज हो या माइग्रेटरी बर्ड हो, उन सब के लिए ही एक बोल सकते हैं हैबिटेट का काम करता है। ये न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में, फ्लड मिटिगेशन में, फिल्ट्रेशन ऑफ साल्ट्स या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। ये जो सारे हैं बेसिकली वेटलैंड्स के फंक्शंस हैं, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। अब देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है वेटलैंड में, कि इसका रीज़न क्या है जिसकी वजह से हमारा जो वेटलैंड जो है वो डिप्लेट यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। जो वाटर के जो वाटर है, वाटर के आसपास की जो लैंड है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं अभी एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से वेटलैंड की जो वेटलैंड्स हैं इनकी बोल सकते हैं इनके यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है और ये घटते जा रहा है। इनकी पहले वेटलैंड्स बहुत दिखते थे क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लैंड्स कम थे, मतलब हो जाता था जितनी हम लोग बोल सकते हैं जितने हमें लैंड की ज़रूरत है एग्रीकल्चर के लिए हो जाता है। अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमें एग्रीकल्चर के लिए और लैंड चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं वेटलैंड्स को वेटलैंड्स लैंड्स जो है उनको हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। साथ साथ वहाँ पे अच्छे खासे पेड़ मतलब फ्लोरा दिखते हैं, फ्लोरा दिखते हैं, तो वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग भी ज़्यादा आपको दिखाई देगा क्योंकि अच्छे अच्छे अगर वहाँ पे ग्रासलैंड दिखेंगे तो स्वाभाविक है कि जो भी एनिमल्स है वहाँ के उसको खाएंगे। साथ में रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बेड्स, एक्वा कल्चर या फिर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्लाइमेट चेंज या इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर द रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है कि क्या क्या मिटिगेशंस होने चाहिए जिसकी हेल्प से हम लोग वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कि हर साल पे या कुछ सालों पे हमें सर्वे कराना चाहिए कि कितने वेटलैंड्स बचे हैं, यहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है, क्या पे फ़ायदा हो रहा है, क्या इसको यहाँ पे लैंड्स को हम लोग एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करें यहाँ के लैंड को। साथ में जो नेचुरल रिजनरेशन है उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, आर्टिफिशियल रिजनरेशन करना चाहिए, हमें आर्टिफिशियल वेटलैंड्स की भी क्रिएशन ज़्यादा करनी चाहिए। और जो ऑलरेडी नेचुरल वेटलैंड्स है उनको हमें डिग्रेडेट नहीं करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, अलग अलग इनिशिएटिव लाने चाहिए गवर्नमेंट को। साथ साथ एफॉरेस्टेशन से उसको भी सबको अवेयर करना चाहिए ताकि हम लोग प्लांट्स फॉरेस्ट जो उसको इंक्रीज करें। वीड कंट्रोल करना चाहिए, सॉइल कंजर्वेशन करना चाहिए, साथ साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यूट्रोफिकेशन अबाउटमेंट्स या फिर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये जो सारी इंपॉर्टेंट मिटिगेशंस है जिसकी हेल्प से हम लोग वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकते हैं। और जब हम लोग वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे तो साथ साथ में हम लोग फ्लोरा एंड फौना को भी कंजर्व करेंगे। और जब फ्लोरा एंड फौना कंजर्व होंगे तो उसके साथ साथ आपको दिखेगा कि आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो भी इम्बैलेंस होगा, आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है सॉरी आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो भी बैलेंस हो जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी बैलेंस होगा। तो इस तरह से पॉल्यूशन भी कम होगी और हम लोग सेफ्टी से रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। कोई भी आप जो भी आप पढ़े, चाहे एक्वेटिक पढ़े या टेरेस्ट्रियल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर आपको जहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी नेचर में कोई भी चेंजिंग आ रही है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, ह्यूमन बींग्स है। तो ह्यूमन बींग्स को अवेयर करना चाहिए उस बात से कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है इस चीज़ का। सो ये जो हमारा पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for getting the notification of upcoming videos.